Hello everyone, I am Navneet and I am back with another video for you. It is regarding academic task 1 table. क्या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि टास्क 1 टेबल में कौन से फैक्ट्स और फिगर्स को सिलेक्ट करना है और कौन से वालों को हम छोड़ सकते हैं? अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आज आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। सो हियर इज़ योर सोल्यूशन। शैल वी स्टार्ट विद इट? ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी होती है टास्क 1 के लिए वो है प्लानिंग। येस, यू हर्ड इट राइट। ज़्यादातर बच्चे प्लानिंग नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने देखा टेबल में कुछ दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखनी स्टार्ट कर दी, और वो कई बार क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन जो लिखा होता है क्वेश्चन स्टेटमेंट में उसी को कॉपी कर देते हैं, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। हमें उसको पैराफ्रेज करना होता है। तो उससे पहले क्या करना होगा, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करके देखेंगे, तभी अच्छी पैराफ्रेजिंग हो पाएगी। ओके, तो चलिए अब हम पहले क्या करते हैं, टास्क को एनालाइज करेंगे हम। तो हमें क्या चीज़ें दे रखी हैं क्वेश्चन में और क्या हमसे पूछा गया है करने के लिए। सो द क्वेश्चन सेज द टेबल बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट आइटम्स इन 5 कंट्रीज इन 2002। तो पहले मैंने ये देख लिया कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो क्या है, 5 कंट्रीज़ में कितनी स्पेंडिंग की गई थी अलग अलग आइटम्स के ऊपर। ये क्वेश्चन ने मुझे प्रोवाइड की है इन्फॉर्मेशन। अब जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है करने के लिए, वो कहाँ से पता चलता है, इस स्टेटमेंट से। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग and reporting the main features and make comparisons where relevant. Now this is very important to notice because ज़्यादातर students जो हैं वो इस statement को miss कर देते हैं। इसी के कारण उन्हें डिमांड नहीं समझ आती क्वेश्चन की, क्योंकि एग्जामिनर मुझे कह रहा है कि मुझे सिलेक्ट करके दो और रिपोर्ट बनाओ मेन फीचर्स की, ना कि सारे के सारे फीचर्स। ओके, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन फीचर्स हैं। अगर हम डायग्राम को एनालाइज करें तो मुझे यहाँ पर कितनी फिगर्स नज़र आ रही हैं, 5 × 3 दैट इज 15 फिगर्स। तो ये सारी की सारी तो मेन नहीं हो सकती, इसमें से हमने सिलेक्ट करनी है कि कौन सी वाली मेन है। तो सबसे पहले हम वही डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजंस भी करने हैं और हमें इनमें से सिलेक्शन भी करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट कौन सी वैल्यूज़ हैं, लोएस्ट कौन सी हैं, और ऐसी कौन सी हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, सबसे पहले मैं देख लूँगी इस पूरे डायग्राम में मुझे सबसे बड़ी फिगर्स कहाँ पर नज़र आ रही हैं। कैन यू सी इट हेयर? ये वाला जो हमारा कैटेगरी है इसमें काफ़ी बड़ी फिगर्स हैं और इन दोनों में कंपैरेटिवली छोटी फिगर्स दी गई हैं। इसमें भी आगे अब मैं कैसे सिलेक्ट करूं? यहाँ से मैंने देखा कि जो टर्की है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी फिगर है, दैट इज़ 32.14%। तो इसको मैंने प्लानिंग के टाइम पर 1 दे लिया, ताकि जब मैं इसको बॉडी पैराग्राफ में लिखना शुरू करूं तो मुझे उतना ईजी हो जाए, क्योंकि अब मुझे चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर ली हैं पहले ही। इसके बाद मैंने देखा कि इसके पीछे कौन फॉलो कर रहा है इसको, तो इसको मैंने 2 लिख लिया, राइट। ये हो गया हमारा हाईएस्ट, ये इसको फॉलो कर रहा है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, अंडर 20%। सो आई कैन से इट इज़ बिलो 1/5, राइट। मूविंग ऑन, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो कि है लेजर एंड एजुकेशन। मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्यों आई, मैंने इसको क्यों नहीं सिलेक्ट करा, क्योंकि ये सबसे बड़ी फिगर्स थी। मैंने ओवरऑल भी देखना है, मैं हाईएस्ट लोएस्ट कैसे कंपेयर करूँ टास्क का। तो यहाँ पर सबसे छोटी फिगर्स आ रही हैं। इस केस में भी मुझे जो चीज़ सिमिलर नज़र आ रही है वो क्या है, टर्की ही यहाँ पर भी लीड कर रहा है बाकी की कंट्रीज़ को। तो ये भी एक एलिमेंट हम अलग से डाल सकते हैं। यहाँ था ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड था, इसको हम 4 नंबर दे लेंगे, राइट। इसके बाद जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी वो क्या है कि ये सारी की सारी फिगर्स जो हैं जो ये टर्की से बिलो चल रही हैं इस केस में। तो ये हमारा बन जाएगा 5th पॉइंट लिखने के लिए, राइट।
अब हम चलेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो क्या है हमारे पास, क्लोथिंग एंड फुटवेयर। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या आप वो देख सकते हो यहाँ पर? ट्राई करके देखो। ओके, तो मैं बताती हूँ आपको वो कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो है इटली। अब ये इटली क्यों पिक करा मैंने? इस केस में ये हाईएस्ट चल रहा था, ये दोनों कैटेगरी से अलग हो गया। यहाँ पर टर्की लीड कर रहा था, इधर भी टर्की लीड कर रहा था, इस केस में इटली लीड कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या बना लेंगे, सरप्राइजिंग एलिमेंट। इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट इटली वॉज लीडिंग इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग इन क्लोथिंग एंड फुटवेयर। सरप्राइजिंग एलिमेंट के बाद जो चीज़ आती है वो है कि ये बाकी की जो कंट्रीज़ रह गई हैं, ये हमारे पास कंट्री जो रिमेनिंग है, इनको हम कह सकते हैं दीज वर अराउंड 6% इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो ये हमने क्या करा है, सिलेक्ट करके फीचर्स को कंपेयर भी करा है साथ साथ में। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं मेन फीचर्स की। Let's move to next activity, that is how to frame an effective introduction. Let's start with this. So सबसे पहले है कि जो हमें यहाँ दी गई है इंफॉर्मेशन, इसको पैराफ्रेज कैसे करना है इफेक्टिवली। How we can paraphrase it is the biggest question here. So पहले है कि हम यूज़ कर सकते हैं synonyms. Yes, synonyms यूज़ करके हम दिखाते हैं कि हमारा लेक्सिकल रिसोर्सेज का जो पैरामीटर है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर है द टेबल, पहले मैं इसी को रिप्लेस कर लूँगी द टैबुलर चार्ट कह के। लेट्स राइट इट हेयर। देन यहाँ है गिव्स, सो वी कैन से रिवील्स, डिपिक्ट्स, compares, any of these three. So I can write here compares. Then information on, we can replace this with data regarding, right? Are we clear till here? Let's move on. Then we have consumer spending, so we can write expenditure done on, right? Expenditure done on different categories in 5 nations during the year 2002. So this is one way of paraphrasing the question statement. अब इस चीज़ से हमें फ़ायदा क्या होगा, हम जब सिनोनिम्स के साथ रिप्लेस करते हैं तो हम हमारा दिखा रहे होते हैं वोकैबुलरी कितनी ज़्यादा है आपके पास, जिससे क्या होगा, आपका एक पैरामीटर लेक्सिकल रिसोर्सेज का, उसके स्कोर्स बूस्ट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखे हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक वर्ड की पैराफ्रेजिंग करके देनी है। आप इसमें से 2 या 3 वर्ड्स को भी अगर रीफ्रेज कर देते हो, उसे भी पैराफ्रेजिंग मानी जाएगी। आई होप आई एम क्लियर टू यू। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा तरीका पैराफ्रेजिंग करने का, जो कि है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। यस, लेट्स स्टार्ट विद इट। अब इसको हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? द टेबल कंपेयर्स द इंफॉर्मेशन ऑन हाउ मच मनी वॉज स्पेंट बाय 5 डिफरेंट नेशंस ऑन डिफरेंट कैटेगरीज इन द ईयर 2002। अब मैंने क्या करा है, सेंटेंस को सिर्फ मोल्ड करा है, ज़्यादातर वर्ड्स सेम ही रहे थे यहाँ पर। इससे क्या होगा, मेरी कमांड दिखेगी ग्रामर पर, जो कि एक पैरामीटर है आपका टेस्टिंग का। The third and the most effective way of paraphrasing is doing both the things using synonyms and using your grammar to reflect your command on your English language. Okay. Introduction के बाद आते हैं overview पर। What is this overview? ओवरव्यू का मतलब होता है कि एक ही बारी में देखते ही सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ें कौन सी थी। जैसे कि अगर हम बात करें लाइन ग्राफ की, लाइन ग्राफ में जो लाइंस थी
क्या वो ऊपर की तरफ जा रही थी या वो ड्रॉप हो रही थी या सिमिलर ही रह रही थी सारे टाइम पीरियड में। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, बार ग्राफ में देखते हैं हाईएस्ट वैल्यूज़ कौन सी थी, लोएस्ट वैल्यूज़ कौन सी थी। ऐसे ही हम इस चार्ट के लिए अब देखेंगे ओवरव्यू क्या होना चाहिए। अगर हम एक ग्लांस में इसको देखें तो इसमें फूड, ड्रिंक्स एंड टबैको वाला जो पॉइंट है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी फिगर्स हैं इन दोनों के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर ओवरव्यू क्या बन जाएगा, ओवरऑल इट इज़ क्लियर दैट द मोस्ट स्पेंडिंग वॉज डन ऑन फूड, ड्रिंक्स एंड टबैको while other two categories had comparatively less expenditure. Now, what should be the position of overview? ओवरव्यू को कई लोग लिखते हैं टास्क के एंड पर और कई लिखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। हम इसे लिखें कहाँ, हमें हमेशा ओवरव्यू इंट्रोडक्शन के बाद लिखना चाहिए। वाई? इसका रीज़न है कि हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट बताते हैं ओवरव्यू में, फिर उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं बॉडी पैराग्राफ में फिगर्स के साथ, ताकि उसका एविडेंस मिल सके रीडर को कि मैंने जो चीज़ कही थी ओवरव्यू में कि ये हाईएस्ट है, अब मैंने बॉडी पैराग्राफ में उसी चीज़ का डेटा भी दिया है कि ये क्यों हाईएस्ट है। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू फ्रेम बॉडी पैराग्राफ्स। अब यहाँ पर हमने ओवरव्यू में जो चीज़ें लिखी थी उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसे हाईएस्ट है, कैसे लोएस्ट है। हमने यहाँ पर चीज़ें सिलेक्ट करके रखी हुई हैं इस चार्ट में ऑलरेडी, और हम इन्हीं सिलेक्टेड चीज़ों पर सेंटेंसेस बनाएंगे अलग अलग तरह के और डेटा के साथ उसको जस्टिफाई करके देंगे। यहाँ पर हमने बनाया था फूड, ड्रिंक्स एंड टबैको, इसमें कंपैरिजंस भी हैं, इसी को हम बॉडी पैराग्राफ 1 में लिख देंगे और बाकी की जो 2 कैटेगरीज बचेंगी, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, लेजर एंड एजुकेशन, इसको हम बॉडी पैराग्राफ 2 में ले जाएंगे। इससे हमारी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हो जाएगा। So, this is one of the ways to attempt academic task 1 table. If you want more videos on different topics, do let us know in the comment box and we will definitely come up with your solution. Thank you. And one more thing, don't forget to like this video and share this with your friends. One more important thing is subscribe our channel for more informative videos. Thank you so much.